प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम शनिवार है आज और नवमांस कुंडली के साथ उपस्थित हूं। एक बात बताता हूं, कितनी अजीब बात है, जरा सोच के देखिएगा बहुत गंभीरता से कि हम जब किसी का विवाह करने चलते हैं तो ये देखते हैं कि लड़के के पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितनी धन संपत्ति का मालिक है, लेकिन उस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि वो अपने संस्कारों में कितना बंधा है, उसे अपने पूर्वजों की बातों पे भरोसा कितना है, वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अव्वल है कि नहीं है, वो उस पर भरोसा करता भी है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो लोग ये कह देते हैं अरे ये ऊंचे लोग हैं, ये आज के ज़माने के लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आज के ज़माने के हैं तो अपने संस्कारों को भूल जाएं, ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सौम्या श्री की जन्म कुंडली का इसका पिछला चैप्टर मैंने कल खत्म किया था, जिसमें मैंने लग्न चार्ट का अध्ययन किया था। आज इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप सभी लोगों को एक बात कहूंगा, बड़ा आनंद आने वाला है आज इस लग्न और नवमांस के चार्ट का अध्ययन करने में। बच के रहिएगा और थोड़ा सा जो काम है ना अपना, उसको थोड़ा किनारे करके रखिए और विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लीजिए और कुछ सीखने का प्रयास करिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों को समझा देता हूं। पहले लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं होता है कि बाकी के जितने भी चार्ट हैं वो नज़रअंदाज करने के योग्य हैं या फिर उनके अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। यह हमेशा आवश्यक है कि आप जब भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करें उसमें प्रत्येक चार्ट में उस बैठे ग्रह को जरूर और अवश्य ही उसका दर्शन कर लेना चाहिए। आइए बताता हूं, यह लग्न चार्ट जिसमें मिथुन लग्न की कुंडली बन रही थी, लग्नेश अवयोग लगा करके 12वें भाव में बैठे थे सूर्य, मंगल और बुध। यहां पे व्यक्ति को पराक्रमी, तेज से युक्त और ऐश्वर्य से युक्त, बलशाली और फुर्तीला बना रहे थे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और गुरु बैठे थे, जहां गुरु सप्तम और दशम भाव के अधिपति होकर के उच्च के धन भाव में हो रहे थे। वो धन के कारक होते हैं और बैठे थे किसके साथ, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति शुक्र के साथ, जो मिथुन लग्न की कुंडली में कारक होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण प्लैनेट के तौर पर देखे जाते हैं। क्लियर है? यानी कि शुक्र भी धन के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं वो धन लाने के कारक होते हैं, और गुरु जो होते हैं वो धन के खर्च कराने के भी कारक होते हैं। एक बात बताता हूं, बहुत गंभीरता से सोचिएगा। अगर आपने दान दिया है, अगर आपने कभी दान दिया है, तो इसका मतलब यह होता है कि दान देने से धन की वृद्धि नहीं हो जाती है। उसका तर्क यह है कि दान देने से धन की शुद्धि हो जाती है। अब जैसे इसको उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने जीवन काल में 10 रुपए कमाए, 2 रुपए लेकर के आप उसमें से मंदिर के लिए निकले या फिर कहीं बाजार में निकले। बीच में किसी ने मांगा, किसी जरूरतमंद को आपकी आवश्यकता आन पड़ी, उसने आपसे मांगे और आपने दे दिए। या फिर कोई मंदिर में गए, बीच में रास्ते में दान पेटी दिखाई दी, आपने उस मंदिर में 2 रुपए जो आपके जेब में पड़ी थी उसे डाल दिया। तो दान तो देने से धन बढ़ा नहीं, क्योंकि जो पैसे थे वो तो खत्म हो गए। पर अब यहां पे सोचने वाली बात जो है वो ये है कि बाकी जो 8 रुपए आपने अपने बैलेंस में बचा करके रखे हैं उसको सदगति मिल जाती है और उसको मोक्ष मिल जाती है। कहने का मतलब है कि बाकी के जो राशियां आपके पास पड़ी हुई हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। तो दान देने से धन नहीं बढ़ता, दान देने से धन की शुद्धि हो जाती है और शुद्ध होकर के वो फिर से उसकी परिणति जो होती है वो श्रेष्ठता में और बृहद होकर के वो 2 के बदले 4 घूम करके आपके पास आते हैं। ये बात है, इस वजह से कहा जाता है कि दान देने से धन की वृद्धि होती है। पर वस्तुतः वो वृद्धि नहीं होता, वो सूद के साथ लौट के आता है और आपके रखे गए धन का वो शुद्धिकरण कर देता है। तो गुरु जो है वो वास्तव में सदगति से धन के खर्च के कारक होते हैं। मतलब व्यक्ति बेवजह के और फालतू के खर्च को करने वाला होगा या फिर यूं ही खर्च करने वाला होगा या रोक रोक करके देख करके अध्ययन करने के बाद खर्च करेगा। तो एक बात बताता हूं, अगर ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का हो रहा हो कोई भी, तो वो व्यक्ति को, और खास करके अगर वो शुभ ग्रह हो,
तो व्यक्ति को अच्छे कामों में, श्रेष्ठ कामों में और श्रेष्ठ जगहों पे व्यक्ति से खर्च कराता है। धन आगमन भी शुक्र कराते हैं, वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ वो पंचम भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर से वो दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, ये केंद्र का अधिपति और ये त्रिकोण का अधिपति, केंद्र त्रिकोण की स्थिति बन रही है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में, ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में सत्कर्म से युक्त होकर के व्यक्ति धन कमाएगा, धन खर्च भी करेगा, क्योंकि एकादशवें भाव में मंगल की राशि जो बन रही है वो मंगल भी धन भाव की उपस्थिति करा रहे हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर जहां उसकी राशि बन रही है, ध्यान से, कोई भी ग्रह जहां उसकी राशि बन रही है उसके अगले भाव में बैठे तो वो धन का लाने वाला या उस भाव की वृद्धि करने वाला, उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला हो जाता है। ये बात समझ लेनी चाहिए स्पष्टतया। तो यहां भी मंगल लाभ भाव के अधिपति और जाकर के बैठे थे सूर्य जैसे ग्रह के साथ, जो कि पराक्रमेश है, उसका मित्र है, और बुध के साथ बैठे हैं तो ये लग्नेश होते हैं, यानी कि मंगल की स्थिति यहां पे अच्छी देखी जा रही है लाभ के दृष्टिकोण से। और ऊपर से वो धन भाव में भी जा रहा है, अपने भाव से आगे जा रहा है, तो धन का संबंध बना रहा है। धन भाव के अधिपति की स्थिति ये रही, त्रिकोण भाव के अधिपति और केंद्र त्रिकोण की स्थिति जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में, जहां गुरु उच्चके हुए हैं, और पंचम भाव के अधिपति जहां से भी धन का विचार किया जाता है, इच्छा पूर्ति के बारे में विचार किया जाता है, उस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। ये कुंडली की स्थिति को मजबूत ही नहीं वरन बहुत श्रेष्ठ कर रहे हैं। अब उसके बाद यहां आता हूं तो यहां राहु बैठा है। यहां पे मैंने कल बताया था कि माता के स्वास्थ्य को वो परेशान करेगा, और जब तक राहु की दशा है, ये है 2023 के छठे महीने तक, मतलब तब तक व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान करेगा और व्यक्ति के माता को परेशान करेगा। एक बात और बताता हूं यहां पे, अगर राहु जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बैठा हो, यानी कि स्वराशि का बैठा हो, जैसे कुंभ राशि का, या फिर वो अगर स्त्री कारक राशि में बैठा हो, जैसे यहां भी वो स्त्री की राशि में बैठा है, बुध की राशि में, बुध कन्या राशि, और यहां भी वो वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं स्त्री राशियां होती हैं। और जब राहु स्त्री राशि का हो जाए तो कई बार उसके संततियों में स्त्री जातक के लाभ मिलने के आसार ज्यादा बढ़ जाते हैं, या व्यक्ति स्त्री जातियों का या स्त्री जातकों का मालिक होता है। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति स्वयं भी स्त्री होकर के पहली संतति के रूप में धरती पे आता है। ये स्थितियां भी बनती हैं। अगले भाव में चंद्रमा बैठे थे, ये ठीक बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, हालांकि वो नीचा विलासी होकर के बैठे हैं, लेकिन गौर करिएगा, गुरु से जो कि उच्च के हैं उनसे वो केंद्र में जा रहे हैं। ये बहुत सामान्य नहीं है, बता देता हूं। जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का संयोग अगर हो और वो दोनों एक दूसरे से चौथे, पहले या सातवें या 10वें भाव में जा रहे हों, या चौथे 10वें के संबंध में होते हों, तो इसे केंद्र का योग कहा जाता है। और गुरु और चंद्रमा का संबंध अगर केंद्र में हो और अगर यही लग्न के साथ हो जाता तब तो अति उत्तम हो जाता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये ठीक है, क्योंकि भाव के अधिपति जो दशम भाव के अधिपति हैं वो अपने भाव से पंचमस्त उच्चके हो रहे हैं, और वहां से वो चंद्रमा के साथ चौथे 10वें के संबंध में, यानी कि केंद्र के संबंध में जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और श्रेष्ठता को देने वाले ही होंगे। व्यक्ति कर्म क्षेत्र को लेकर के और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपने जीवन की यात्रा बहुत ही सलीकता से और सटीकता से पूरा करता है, ये बात पक्की है। उसके बाद यहां शनि बैठे हैं मंगल की राशि में, और मंगल धन का संबंध बना करके व्यय भाव में जा रहे हैं। अब विचार करिएगा, तो मंगल, शनि, सूर्य, बुध और गुरु भी कहीं ना कहीं पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं, और जन्म कुंडली के आधार पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, केतु की 7, 8, 9। तो केतु भी यहां देखे, शनि भी बैठे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं। इतने सारे ग्रहों का जब मिलना छठे भाव पे होगा तो निश्चित रूप से उसको कंफ्यूजन में डालेगा, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य परेशान होता है, क्योंकि ये रोग भाव है। विचार करिए, यहां से शनि बैठे हैं शत्रु की राशि में, और वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में बैठे तो रोग देंगे।
और ऊपर से इस पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, तो सूर्य भी रोक देगा, मंगल भी देंगे, बुध भी देंगे, गुरु भी देंगे। इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी कभी परेशान होता है, और विशेषतया तब जब राहु की दशा चल रही हो तो ये परेशान होगा। ऊपर से अब इनके बाद यहां तक की स्थिति मैंने बताई, केतु यहां बैठे हैं। अब आगे अब एक एक करके ग्रहों को नौमांस में जांचते हैं कि कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। विचार करिएगा। सबसे पहले आपको नौमांस में बता दूं तो यहां पे लग्न मिथुन का बन रहा था, यहां वो जाकर के सप्तम भाव में बन रहा है, और लग्न में गुरु की राशि बन रही है। गुरु की राशि बनी, गुरु जाकर के धन भाव में नीच के हो रहे हैं। यहां पे वो लग्न में केंद्र में ही जा रहे थे, केंद्र के अधिपति होकर के उच्च के हो रहे थे, लेकिन नौमांस में वो नीच के हो रहे हैं। अर्थात अब परिणाम बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? क्योंकि गुरु की दशा जब आएगी तो आरंभ में वो अच्छा फल करेगी, और चूंकि वो भाव से वर्गोत्तम हो रहे हैं, गौर करिए, ग्रह यहां भी धन भाव में ही बैठा है और यहां भी धन भाव में ही बैठा है, यानी कि वो अच्छी स्थितियों को दिखाने वाला भी बन रहा है। वो सामान्य से बेहतर फल करेगा अपनी दशा में। हालांकि वो रोक देगा, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव होता है, और वो दोनों ही भावों में, एक भाव में उच्च का हुआ और दूसरे में नीच का हुआ, द्वितीय भाव में वो भाव से वर्गोत्तम है, यानी कि स्टेबिलिटी उसके पास है। वो निरंतरता से ग्रह भटक नहीं रहा है। अगर आपको इसको सामान्यतया समझाऊं तो मान लीजिए यहां पे अगर गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो एक बार उनको दशा में द्वितीय भाव का फल करना होता, और अगले ही भाव में मान लीजिए नौमांस में किसी बुरे भाव में बैठ जाते, अष्टम में चले जाते, या छठे में बैठ जाते, या किसी अन्य भाव में बैठ जाते, तो यानी कि ग्रह को कंफ्यूजन वाली स्टेट में जाने की स्थिति बन रही है। वो और उसका ध्यान दोनों भटक रहे हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में वो द्वितीय का फल करेगा, और दशा के अंतिम समय में वो जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का भी यहां भी फल करेगा। इस वजह से ग्रह को कंफ्यूजन में नहीं देखा जा रहा है, वो उसका जो स्थिति बन रही है जो उस ग्रह की, वो ठीक बन रही है। कहने का मतलब यह है। लेकिन चूंकि ग्रह भाव से अगर मजबूत है या भाव से वर्गोत्तम हो रहा है तो वो धन से संबंधित क्षेत्रों में लाभ देने वाला होगा, ये बात पक्की है। लेकिन नुकसान तो पेट से संबंधित समस्या का नुकसान भी कर सकता है, और हो सकता है कि जीवन के गुरु की दशा में व्यक्ति को थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को देखने में स्थितियां बनती है। एक बात यहां और बता देता हूं कि जन्म कुंडली के छठे भाव पे शनि का प्रभाव, सूर्य, बुध, गुरु और मंगल का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल और गहरे पानी से बचना चाहिए। किसी लंबे, ऊंचे और पुराने वृक्ष के नीचे जाने से बचना चाहिए। हिंसक जानवरों से बचना चाहिए, सिंह वाले जानवरों से बचना चाहिए, और कभी भी भीड़ से भरे इलाके में जाने से बचना चाहिए, उसमें खोने का खतरा ज्यादा होता है। ये यहां पे ये प्रभाव रहेगा, और व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से जांच वगैरह भी कराते रहना चाहिए, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है। तो ये स्थितियां जन्म कुंडली में। अब एक एक करके अब ग्रह पे, अब यहां पे लग्न पे बताया, अब यहां पे लग्न पे बता दिया। अब चर्चा एक एक करके सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति होकर के वो आत्मविश्वास का व्यय कर रहे थे, और पराक्रम के रिजल्ट को और परिणामों को देने में विलंब के कारण बन रहे थे। यहां पे वो सूर्य जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होंगे, और वो जाकर के बैठे हैं कहां जन्म कुंडली में? छठे भाव में, यानी कि भाग्य का अधिपति। अब गौर करिएगा, जिसने कल का कार्यक्रम देखा होगा और पूरी तन्मयता से देखा होगा तो उसे बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि यहां भी वो जन्म कुंडली के त्रिक भाव के अधिपति होकर के 2 स्थान में बैठे थे, और यहां भी वो जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होकर के 2 स्थान में जा रहे हैं। दूसरी बात, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति जो यहां का अधिपति है, वो यहां भी जन्म कुंडली के छठे भाव में जा रहा था, और यहां भी भाग्य भाव का अधिपति छठे भाव में जा रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोरी और भाग्येश की आराधना करने के लिए इशारा कर रहा है। ये बात पक्की है। यहां भी भाग्य का अधिपति रोग में, यहां भी भाग्य का अधिपति सूर्य रोग भाव में, और वो भी बैठा भी है तो किसके साथ? राहु, बुध और सूर्य के साथ, राहु के साथ ग्रहण में। और ये स्थितियां कहीं से भी भाग्य भाव पे, यहां भी भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर जो शनि बनते हैं, केतु की दृष्टि है, और यहां भी वो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं सूर्य, वो राहु से युति में आ जा रहे हैं। इस वजह से भाग्येश की आराधना हर जगह बनती है। तो सूर्य की पूजा, सूर्य की आराधना, सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य को जल देना, माता पिता इन्हें सूर्यार्घ देने की आदत डलवाएं, ये बात बनती है। अब उसके बाद अगर विचार करता हूं चंद्रमा पे, तो यहां चंद्रमा बनते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति, जहां पे एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। ये धन की स्थिति को मजबूत करता है।
और वो बैठे हैं नीचाभिलाषी होकर के, लेकिन वो त्रिकोण में बैठे हैं और साथ ही साथ अगर देखता हूं तो किसी भी पापग्रह से उनको दृष्टि नहीं मिल रही है। इस वजह से यहां पे चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। लेकिन अगले ही भाव में शनि बैठा है, तो एक बात आपको और बताता हूं, गौर करिएगा। अगर चंद्रमा यहां अपने नीचाभिलाषी ग्रह के उपस्थिति के आधार पर अगर अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं और उनके जस्ट अगले ही भाव में उनके नीच की राशि का निर्माण हो रहा हो और शनि वहीं बैठे हों, तो यह व्यक्ति को बलिष्ठ बनाता है, व्यक्ति को स्वच्छंद निर्णय लेने वाला बनाता है, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाएगा और ये प्रत्येक चीजों के परिणामों को व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लेकर के आता है। ये बात सही है। चंद्रमा के आगे जस्ट अगर शनि बैठे हों तो ये परिणामों को अच्छा भी देने वाला होता है। कुछ कुछ चीजों पे व्यक्ति का मन भटकता है, ये बात भी है, लेकिन उसका परिणाम वस्तुतः, चूंकि भाग्येश भी तो हैं वो, इस वजह से वो अच्छा भी देंगे। अब यहां पे अगर चंद्रमा की बात करता हूं तो यहां चंद्रमा आपकी कुंडली में शत्रु ग्रही हो रहे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, यानी कि वो यहां पे शुक्र की राशि में बैठे थे और यहां पे वो पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो पराक्रम भाव का अधिपति और पीछे ही गुरु बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली में लग्नेश होते हैं, और अगले ही भाव में देखिए गुरु की ही राशि बन रही है, यानी कि सुख भाव का अधिपति जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठा है। सुख भाव का अधिपति जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठा और चंद्रमा के जस्ट आगे एक शुभ ग्रह की राशि बन रही है। इस वजह से चंद्रमा व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे और अपने छोटे भाई बहनों का संबंध कई बार अच्छे तरीके से व्यक्ति निभा पाता है। एक बात और बताता हूं, गौर करिएगा, धीरे धीरे चीजें स्पष्टतया खुलती देखी जा रही हैं। अब एक बार गौर करिए, यहां जब जन्म कुंडली में राहु चतुर्थ भाव का बैठ जाए और वो स्त्री कारक ग्रह या सौम्य ग्रह की राशि में बैठ जाए, कहने का मतलब यह है, तो व्यक्ति को जो भाई आदि की स्थितियां बनती हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये जातिका है, तो जातिका का भाई जो होगा वो थोड़े विलंब से धरती पे आता है, या हो सकता है कि व्यक्ति को भाई का सुख थोड़ा लेट से मिले, ये बात भी बनती है, ये स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। अब आगे शुरू करता हूं। चंद्रमा तक की बात मैंने करी थी। चंद्रमा यहां से भाग्य भाव को देख रहे हैं और सूर्य भाग्य भाव का अधिपति होकर के रोग भाव में आ रहे हैं, तो भाग्येश की आराधना बनती है, यानी कि सूर्य की पूजा बनती है। और उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति, तो भाग्य भाव पे चंद्रमा की स्थिति बन रही है। वो जन्म कुंडली में होते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति होकर के पराक्रम भाव में आकर के वापस भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये ठीक होगा। भाग्य में और व्यक्ति को जीवन में अपने से बड़े और गुरुजनों का सम्मान मिलता है, आदर मिलता है और व्यक्ति आदर करता भी है, मतलब सबसे संबंध उसके अच्छे बनते देखे जाते हैं। अब बात मंगल की करूंगा। मंगल आपकी कुंडली के बनते हैं जन्म कुंडली में कहां, रोग भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति। ये स्थितियां ठीक थी, लेकिन वो 12वें जा रहे थे, इस वजह से थोड़े कमजोर भी हो रहे थे। बात मंगल की कर रहा था, तो मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं सप्तम भाव में। यहां वो सप्तम भाव में बैठे हैं जो कि कमजोर भाव होता है, सामान्य मारक इसे कहा जाता है, मारक कहा जाता है, और यहां वो 12वें भाव में बैठे थे, और यहां वो बुध की राशि में बैठे हैं और यहां वो शुक्र की राशि में बैठे हैं। अब विचार करिए, सप्तम भाव का अधिपति गुरु उच्चका हुआ अपने भाव से 8वें जाकर के, और यहां सप्तम भाव में ही मंगल बैठे हैं। यहां भी मंगल की जो स्थिति है वो दृष्टि के संबंध से यहां पे भी वो मंगल देख रहे थे और यहां वो खुद बैठ रहे हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर मंगल की उपस्थिति हो जाए तो विवाह को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है, और बिना कुंडली मिलाए और व्यक्ति अगर मांगलिक वर्ष से विवाह करे तो ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जो सौम्या हैं ये दरअसल जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों से मांगलिक हैं, और मंगल की उपस्थिति भी यहाँ पे आसानी से देखी जा सकती है और यहाँ भी 12वें में देखी जा सकती है। व्यक्ति अगर मांगलिक वर्ष से विवाह करे तो श्रेष्ठ होते देखा जाता है। यहाँ मंगल की उपस्थिति थी। अब बुध की बात करता हूँ, तो बुध आपकी कुंडली के लग्नेश होते हैं, यहाँ वो सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सप्तम भाव के अधिपति अगर छठे भाव में चले जाएं तो विवाह को अनस्टैब्लिश करते हैं, और सप्तम भाव के अधिपति अगर छठे भाव में जाएं तो कभी कभी विवाह पे और विवाह के निर्णय को लेने से पहले ये कहते हैं कि जरा विचार कर लो, हर तरीके से ठोक पीट करके देख लेना चाहिए, क्योंकि विवाह का ही संबंध ऐसा होता है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ के तरफ और श्रेष्ठता की तरफ ले जाने वाला होता है। इसमें प्रायः
धन को देखने से पहले ये ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कितना मजबूत और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कितनी सफर तय करके आया है। जो आपके सामने बैठा है उसके आंतरिक मजबूती की स्थिति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता से जुड़ा है, मजबूत है, अपने संस्कारों से बंधा हुआ है, अपने पूर्वजों की बात और उनके ग्रंथों पर भरोसा करने वाला है, तो वो कभी किसी को तकलीफ देने से बचेगा और उसके जीवन का मार्ग कभी भी डवाडोल होते नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसके जीवन की डोर कहीं ना कहीं उसके हरि के हाथों में रहती है। तो छठे भाव में सप्तमेश का जाना ये थोड़ा सा विवाह को कमजोर करता है। ये बात बुध की रही। गुरु की बात करूंगा तो गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव और सप्तम भाव के अधिपति होकर के यहाँ उच्च के हुए थे, यहाँ वो नीच की राशि के जा रहे हैं, लेकिन वो धन लाएंगे, वो धन देंगे, इसमें कहीं से भी। और एक बात और बताता हूं, तो अगर विचार करिए तो यहाँ गुरु द्वितीय भाव में उच्च के हो रहे हैं, ये वाणी का भी भाव होता है, बुद्धिमत्ता का भी भाव होता है, व्यक्ति के मुखड़े का भाव होता है। ये जो चेहरा होता है, ये दूसरा भाव जो है ये चेहरा ही होता है। और दोनों जगह गुरु बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। स्थिति समझिए कि अगले ही भाव में चंद्रमा बैठे और यहां पे गुरु बैठे, मतलब व्यक्ति देव गुरु बृहस्पति के सौंदर्य को धारण करने वाला होगा और श्रेष्ठ होगा। चेहरा सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट होगा, छोटी नाक होगी, गर्दन अच्छी होगी और स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। क्योंकि शुक्र बैठे अगर चेहरे के भाव में और उच्च के गुरु बैठे तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं और सौंदर्य व्यक्ति का बेहतर होता है। अब उसके बाद मैं गुरु की चर्चा कर रहा था, तो गुरु के बाद अब शुक्र की बात करता हूं। तो शुक्र यहां जन्म कुंडली में पंचम भाव और 12वें भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे। ये कुंडली में कारक भी होते हैं और श्रेष्ठ स्थिति में भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र के संबंध में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। उच्च के शुक्र के साथ धन भाव में बैठे हैं, शुक्र धन उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं और शुक्र धन लाने वाले ग्रह भी होते हैं। ऐसी स्थिति में कि अगर नौमांस में शुक्र की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं वर्गोत्तम होकर के, यानी इस कुंडली में वर्गोत्तम ग्रहों की संख्या पर अगर विचार करते हैं तो सोचिए, सूर्य वर्गोत्तम हुए, बुध वर्गोत्तम हुए और शुक्र भी वर्गोत्तम हुए। वर्गोत्तम कहने का मतलब है कि लग्न कुंडली में ग्रह, देखिए शुक्र यहां 4 नंबर की राशि में बैठे हैं और यहां भी शुक्र 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। ये ग्रह वर्गोत्तम होता है और व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी लाता है उस भाव और उन चीजों का। साथ ही साथ बुध भी यहाँ पे 2 नंबर की राशि में, सूर्य भी 2 नंबर की राशि में, यहाँ भी ये दोनों 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो ग्रह अगर लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा है और नौमांस कुंडली में भी वो उसी राशि में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम होता है। और ग्रह जो कि गुरु हैं वो आपकी कुंडली में भाव से वर्गोत्तम हो रहे हैं, क्योंकि वो द्वितीय भाव में वर्गोत्तम हो रहे हैं, यहाँ लग्न कुंडली में भी और नौमांस में भी वो वहीं बैठे हैं। तो ये स्थितियां गुरु के वर्गोत्तम होने के फल को और उनके प्रभावों को अच्छा दिखाने वाली बन रही हैं। शनि की बात करूंगा तो आपकी कुंडली, यहाँ शुक्र बैठे हैं, वो धन देंगे और धन लाने वाले, गुप्त धन को देने वाले। कई बार व्यक्ति को मामा और चाचा वगैरह से लाभ तो नहीं मिलता है, उनसे संबंध जो होता है वो तटस्थता का ही होता है, लेकिन मामा का घर धनाढ्य वर्ग से आता है। ये बात भी देखते बन रही है। ये स्थितियां शुक्र की थी। अब शनि की बात करता हूं तो शनि आपकी कुंडली के लिए बैठे हैं भाग्य भाव और अष्टम भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में। ये यहां से भाग्य को कमजोर करने वाले हो रहे थे और यहां पे शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं दसम स्थान में। ये नौकरी के लिए, या व्यक्ति अगर सरकारी क्षेत्रों में जाना चाहता है, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वहां पे दरअसल शनि वक्री हो रहे हैं तो भाग्य भाव को भी मजबूत और सपोर्ट देंगे, क्योंकि वो धन भाव के अधिपति भी तो होते हैं और अपने भाव से वो कहीं ना कहीं नवम पंचम के संबंध में जा रहे हैं, तो ये अच्छा होता है। शनि की बात थी। राहु और केतु यहाँ माता के भाव को वो परेशान कर रहे हैं दरअसल, और माता के स्वास्थ्य को और जातक और जातिका के स्वास्थ्य को ये परेशान करने वाले दिख रहे हैं। राहु की दशा अब आपके काल समय में राहु की दशा 2023 के छठे माह तक चलेगी और ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए काफ़ी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक लाजवर्त गले में पेंडेंट बना करके पहना देना चाहिए और उसके बाद घर में थोड़ा सा सुंदरकांड वगैरह का पाठ भी करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा आदि का पाठ भी बच्चे को सुनाया जाए या याद करा दिया जाए तो बेहतर होगा। उसके बाद ढैया भी है, अभी 2023 तक अभी चलने वाली है, पहले महीने तक, तो कहीं ना कहीं शनि का भी प्रभाव है
और राहु भी दशा में है। उसके बाद अंतर में जो ग्रह चल रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में कि जब गुरु आएंगे 2023 में, तब जाकर के कुछ स्थितियां ठीक होंगी। ये स्थिति आपकी कुंडली की बन रही थी। अब मोटे मोटे तौर पे आपको इस कुंडली की कुछ प्रमुख बातों को बता देता हूं जो अच्छाई के तौर पे देखी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, जन्म कुंडली के 10वें स्थान के अधिपति गुरु धन भाव में उच्च के हो रहे हैं, ये ठीक है। जन्म कुंडली में चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना ये बहुत अच्छा है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का धन भाव में जाना ये बेहतर होता है। जन्म कुंडली में उच्च के गुरु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अगर छठे भाव पे पड़ती है तो ये स्वास्थ्य और शत्रुओं के लिए और जीवन में आने वाली परेशानियों के लिए अच्छी बात होती है, जहां से व्यक्ति विजेता बनते देखा जाता है। जन्म कुंडली में बुध, सूर्य, मंगल इन सभी ग्रहों का प्रभाव जब छठे भाव पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जीवन में विकट परिस्थितियों से जूझ करके भी व्यक्ति अपने झंडे को आगे रखता है। व्यक्ति मिथुन लग्न से प्रभावित है तो राजकुमार बन करके और राजकुमारी बन करके ही रहेगा। कमजोरी के तौर पे अगर बता दूं तो लग्न कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति छठे भाव में जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर करता है। जन्म कुंडली में कमजोरी के तौर पे अगर बात करता हूं तो तृतीय भाव के अधिपति जो कि सूर्य, जो कि कुंडली के प्रमुख ग्रह होते हैं, वो आपकी कुंडली के 12वें भाव में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोरी को दिखा रहा है। लग्न के अधिपति का 12वें में जाना ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखा रहा है। और जन्म कुंडली के रोग भाव पे शनि, मंगल, केतु, सूर्य, बुध इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ना व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के, और जब तक राहु की दशा है तब तक थोड़ा सा परेशान करने वाला बन रहा है। उसके बाद अगर नवमांश में देखता हूं तो नवमांश में ग्रहों की स्थितियां अच्छी बन रही हैं, क्योंकि ग्रह वर्गोत्तम होते देखे जा रहे हैं। सूर्य भी वर्गोत्तम, बुध भी वर्गोत्तम, शुक्र भी वर्गोत्तम और गुरु भाव से वर्गोत्तम, ये स्थितियां अच्छी बन रही हैं। दूसरी बात कि यहां पे जन्म कुंडली के लग्न भाव के अधिपति जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, जो कि शुभ ग्रह की राशि है। और यहां भी जन्म कुंडली में लग्न भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, जो कि महाधनी योग लगा करके बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। ये स्थितियां जन्म कुंडली को मजबूत कर रही हैं। नवमांश चार्ट में अगर देखता हूं तो व्यक्ति को यहां भी बाहर जाने का या अपने जन्म स्थान से दूर जाते हुए देखा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर स्थिति को देखता हूं तो यहां पे चंद्रमा की स्थिति ठीक है, हालांकि वो फिर भी अस्तमेश होकर के अगर भाग्य भाव को देखेंगे तो थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन लाभ भी देंगे पूर्वजों से। और व्यक्ति धार्मिक कृत्य करने वाला और जीवन में कई बार धार्मिक कृत्य करने वाला होता है। गुरु धन भाव में बैठे हैं, ये ठीक होगा। उसके बाद अगर देखता हूं तो भाग्य की कमजोरी मैं यहां भी देख रहा हूं, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में जा रहे हैं। ये व्यक्ति के रोग और नेत्र रोगों को देने वाले हो रहे हैं। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करें। मुझे लगता है ये पूरा है, और अगर कुछ शेष बच गया होगा तो निसंदेह याद कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने किसी अन्य और अलग विषय को लेकर के। कैसा लगा कार्यक्रम ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक बात और कहूँगा, आने ही दिनों में और आने वाले ही दिनों में मैं आप लोगों के फ्री कुंडलियों का विश्लेषण भी करने वाला हूँ। रविवार का दिन यानी कि कल मैं उसकी घोषणा करने वाला हूँ, तो कार्यक्रम जरूर देखा करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से उपस्थित होंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।